नमस्कार। मैं कुसुम राठौर दुर्गा महाविद्यालय शिक्षा विभाग से आज आपको शैक्षिक रूप से जोखिम में बच्चे के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। शैक्षिक रूप से जोखिम में बच्चे अर्थात कि शिक्षा से ऐसे वर्ग या ऐसे समुदाय हैं जो शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं पर वंचित रह जाते हैं। ऐसे समुदाय जिनके बच्चे विद्यालय के साथ ठीक प्रकार से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, जिनके कारण वह बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हम आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज हम शिक्षा के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं और कल्याणकारी राज्य बनाने के साथ साथ ही हमने अपने मौलिक अधिकार में यह भी रखा है कि हमें स्वतंत्र होकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात हम शैक्षिक रूप से जोखिम में बच्चों से तात्पर्य यह मानते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं पर ऐसे बच्चे वर्ग समुदाय जिनका शिक्षा किसी भी कारण से रुक जाता है या वो विद्यालय छोड़ देते हैं या उन्हें विद्यालय जाने का मन नहीं होता या उन्हें विद्यालय में कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो वह प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे विद्यालय में पुस्तकों का ना होना, वॉशरूम का ना होना, विद्यालय प्रांगणों में हमारी साफ सफाई का ना होना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे विद्यालय न जाना पसंद नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में शैक्षिक रूप से जोखिम में बच्चों के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। हम स्वतंत्र राज्य बनने के पश्चात हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त कर ली है। यहाँ निरंतर नए कॉलेजों की स्थापना हुई है, नए विद्यालयों की स्थापना हुई है, जिसमें आत्मानंद तो अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमने सभी वर्गों को सभी प्रकार की सुविधाएं और शिक्षा मिल सके, अर्थात इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम थी और यह इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रायः प्राइवेट ही थे, जिसे हमने गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया, जिसमें यह आत्मानंद हमारा स्कूल प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। और यह जोखिम में बच्चे होने के अनेक कारण हैं, जैसे है नामांकन दर में कमी का होना, विद्यालयों के में बच्चों की उपस्थिति का ना होना और निम्न स्तर की उपलब्धि, बाल त्यागी बच्चों की समस्याएं, ऐसे बहुत से कारण हैं। हमारी लिंग असमानता, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण बच्चे विद्यालय जाना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत ऐसे कारण हैं जिनके कारण बच्चे विद्यालय में तो प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात अपनी फिर से विद्यालय को त्याग देते हैं। उन प्रमुख कारणों को कुछ कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम का बोझिल होना, यानी पाठ्यक्रम का बोझिल होना कैसे, क्या ऐसे कारण हैं, क्या हमारा जो कैरिकुलम है, क्या हमारा पाठ्यक्रम है इतना बोझिल है जिसके कारण बच्चा उब जाता है और विद्यालय जाना पसंद नहीं करता। ऐसे जरूर कुछ कारण हैं, जैसे बच्चों में हम रटन प्रवृत्ति का निर्माण करवाते हैं स्कूलों में। रटन प्रवृत्ति को अगर हम छोड़ देते या बच्चों को हम कहें कि बच्चे रटना बंद करके उन्हें कहानी के माध्यम से, प्रैक्टिकल करके और हम गेम के माध्यम से, या बहुत ऐसे हमारी टीचिंग विधि है जिसके कारण ऐसे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके कारण हम बच्चों को उनकी विषय को रुचिकर बनाकर उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चा पाठ्यक्रम को एक बोझिल समझने लगता है और विद्यालय जाने के लिए उबने लगता है। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम होने के कारण बच्चा विद्यालय में इंटरेस्ट नहीं लेता। सेकंड है अयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक।
हमारी राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई सही पैमाना नहीं बनाया। हर सरकार आती है, हर सरकार बदलती है और हर सरकार के बदलते समय उनका पैमाने का स्तर भी बदल जाता है। जैसे कुछ समय पहले हम मेरिट लिस्ट की सूची के अंतर्गत हम शिक्षकों की नियुक्ति करते थे। कुछ समय पश्चात हमने कहा कि नहीं, मेरिट बेस के आधार पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कंपटीशन पेपर स्टार्ट करेंगे और कंपटीशन पेपर स्टार्ट करके हम टीचरों की भर्ती लेंगे। इसके कारण क्या हुआ है कि हमेशा टीचरों का पैमाना बदलने के कारण टीचरों में भी कहीं ना कहीं पर असंतुष्ट की स्थिति या असंतोष की स्थिति आती गई है और आने के कारण उनमें यह परिवर्तन आया कि हम सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं, या टीचरों का विषय के प्रति अरुचिकर होना, वो अपने विषय को बहुत अच्छे से रुचिकर या इंटरेस्ट होकर नहीं पढ़ाते हैं। तीसरा आता है अध्यापकों की कमी। हमने अभी आपको कहा है कि अयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वहीं पर है प्राध्यापकों की कमी। कहीं ना कहीं पर हम पुनः छत्तीसगढ़ एक बहुत जनजातीय प्रदेश के साथ साथ घना जंगल वाला प्रदेश भी है और इस प्रदेश में हमें शिक्षकों की कमी देखने को मिलती है। क्योंकि इसलिए हमें यहाँ शिक्षकों की कमी देखने को मिलती है क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं पर यातायात की सुविधाओं की कमी, टीचरों को रखने की व्यवस्था सुव्यवस्थित न होने के कारण यद्यपि टीचर ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाने का कार्य सही तरीके से या सुचारू रूप से नहीं कर पाते, जिसके कारण विद्यालय के बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट आता है हमारा आधारभूत संसाधनों का अभाव। अब आधारभूत संसाधनों का अभाव क्या होगा? हमें एक विद्यालय में मुख्य रूप से क्या चाहिए? हमें विद्यालय में क्या चाहिए? टीचर सबसे पहले चाहिए, है ना। विद्यालय का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी हमारी सुव्यवस्थित क्लासरूम होनी चाहिए। क्लासरूम में साफ सफाई होनी चाहिए, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, पंखे वगैरह लगे होने चाहिए, लाइट्स वगैरह लगी होनी चाहिए। ये आधारभूत संसाधन हैं। इन आधारभूत संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय में ये जब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो बच्चे को लिखने पढ़ने में असुविधाएं महसूस होती हैं। ब्लैक बोर्ड सही तरीके से ना होने के कारण बच्चों को अक्षर सुव्यवस्थित रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे बच्चा क्या करता है कि अरे टीचर ने क्या लिखा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, ये चीज़ समझ जाता है। अतः वह कॉपी में भी गलत लिखना शुरू कर देता है और बच्चा कहीं ना कहीं से उसका धीरे धीरे मन फिर से पढ़ाई से वंचित रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण का निम्न स्तर का होना। अब शिक्षण का निम्न स्तर पर होना, इसके क्या कारण हैं? हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर लोग गांव में निवास करते हैं और हमारे कुछ पहले के लोग प्रॉपर रूप से या पूरी तरह से कहें हम तो वह शिक्षित भी नहीं थे। तो शिक्षा के बहुत सारे ऐसे लाभ हैं या चीज़ें हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं कि बच्चा है स्कूल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, और बच्चा स्कूल नहीं गया तो बच्चे से प्रश्न नहीं किया जाता कि बच्चा क्यों स्कूल नहीं गया, या बच्चे को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो अध्यापक तो उन्हें डांट देते हैं, लेकिन पेरेंट बच्चों को सहयोग नहीं कर पाते, जिससे उनका स्तर निरंतर और नीचे उतरता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा का रोजगार मूलक शिक्षा का ना होना, रोजगार मूलक ना होना। अब रोजगार मूलक ना होना का तात्पर्य क्या है? यानी हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या हम शिक्षा ऐसी शिक्षा जो बच्चों को दे रहे हैं वह शिक्षा क्या रोजगार मूलक है? क्या बच्चा उस शिक्षा को प्राप्त करके रोजगार पैदा कर सकता है या कहीं काम कर सकता है? हम
ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा है, पाठ्यक्रम का बोझिल होना, अर्थात जब पाठ्यक्रम हमारा इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पर वह रोजगार मूलक होने से भी बच्चा उससे वंचित रह जाएगा। क्योंकि हम हर शिक्षा ऐसी, यानी वर्तमान शिक्षा हम ऐसी चाहते हैं जो हमारी बच्चे के भविष्य को रोजगार उत्पन्न कराए, बच्चा रोजगार करे और अपने साथ अधिकांश लोगों को रोजगार दे भी सके। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। अब त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि परीक्षा आधारित व्यवस्था बच्चों को अधिक से अधिक रिटर्न प्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। हम बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चों का एग्ज़ाम लेने के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चों ने कितना लिखा। बच्चे का हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि बच्चे को कितना नॉलेज है, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, बच्चा उस विषय में कितना जानता है। लेकिन हमने मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना लिखा है, कितना नहीं लिखा है। अर्थात बच्चे के हम मूल्यांकन प्रणाली को केवल रटन प्रवृत्ति के आधार पर और लिखने के आधार पर ही हम उनका मूल्यांकन कर लेते हैं कि हम बच्चे का स्तर क्या है। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न स्तरों में समन्वय का अभाव। अब ये बताइए, विभिन्न स्तरों यानी हमारा जो शिक्षा का स्तर है वह हम मानते हैं कि 3 भागों में, पहले प्रारंभिक हमारा विद्यालय का स्तर जो बटा हुआ है, पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा होता है उच्च माध्यमिक स्तर। यानी हम जो हम प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते हैं उसका रिलेशन कहीं ना कहीं पर हमारा माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। यानी हमने जो पूर्व माध्यमिक या जो पूर्व प्राथमिक में पढ़ा है उसका रिलेशन हमारा माध्यमिक में हो, और माध्यमिक में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका स्तर, उसका बढ़ा हुआ स्तर उच्च माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। और जब यह शिक्षा का स्तर एक साथ जुड़ा हुआ आएगा तो बच्चे को ज़्यादा आसानी से और किसी विषय के रूप में गहनता से अध्ययन कर सकेगा। इसलिए हमें यह समझने का और बच्चों को समझाने का प्रयास करना है कि जो विभिन्न स्तरों हैं उसमें समन्वय का होना जरूरी है। अर्थात अगर हम किसी बच्चे को भारत देश के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें पहले अपने जगह से शुरू करवाएं और भारत के विभिन्न भागों को अगर हम बताते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा और उसके मन में निरंतर जिज्ञासा की प्रवृत्ति शुरू होगी और वह उसे पढ़ने का प्रयास करेगा, जानने का प्रयास करेगा और उसका स्तर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विद्यालय का घर से दूर होना। अर्थात अगर विद्यालय घर से बहुत दूर हैं तो कहीं ना कहीं पर अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए हिचकिचाते हैं। उसके पीछे रीज़न यह है कि बहुत ज़्यादा विद्यालय के लिए समय का बर्बाद कर देना बच्चों का, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो अभिभावक होते हैं वह या तो खेती का काम करते हैं या कहीं पर मजदूरी करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो जब बच्चे स्कूल चला जाता है और बहुत विद्यालय से घर से विद्यालय बहुत दूर होते हैं तो उनका समय बहुत ज़्यादा लगता है, और यह बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण पेरेंट्स को और बच्चों को भी लगता है कि हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो यह हमारी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर या तो पुल का निर्माण नहीं है, या तो सड़कों का निर्माण नहीं है, या तो बच्चों को के लिए जो हम कहना चाहिए हमें कि सड़क व्यवस्था या उन्हें जाने के लिए कोई ऐसे साधनों की व्यवस्था नहीं है जिसमें बच्चा स्कूल जा सके। अतः अधिक समय लगने के कारण अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं, असुविधा महसूस करते हैं, और बच्चा भी अधिक समय होने के कारण विद्यालय जाने में इंटरेस्ट नहीं लेता। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बालिका विद्यालय का न होना। अब विद्यालय ने कहा कि बालिका का ना होना, या कहें हम बालिका विद्यालय का ना होना। हमारे यहाँ हमने लिंग जो भेद है वह समाप्त कर दिए हैं, लेकिन लिंग भेद समाप्त करने के पश्चात भी हमारे मन में या हमारे विचारों में यह कहीं ना कहीं पर झलक जाता है कि ये लड़का है या लड़की। अधिकांश पेरेंट्स यह महसूस करते हैं कि हमें बालक के साथ अपनी बालिका का अध्ययन नहीं कराना है,
नहीं तो हमारी बालिका भी वैसी हो जाएगी। इसके लिए हमें लिंग भेद की भावनाओं को समाप्त करना है, लेकिन लिंग भेद की भावना को हम तुरंत तो समाप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, विद्यालय में मतलब अपने एरिया में कहीं ना कहीं पर बालिका शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय का निर्माण होना। कम से कम विद्यालय में लड़कियां आएँ और अपनी शिक्षा ग्रहण करें, जिसके कारण जो साक्षरता का दर है वो कम हो रहा है, वह शिक्षा का दर हमारा बढ़ेगा और बालिका भी हमारी शिक्षित होगी, और इससे हमारे राज्य का, देश का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के विकास संभव हो पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने कस्तूरबा बालिका परियोजना भी हमारे यहाँ शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने बालिका शिक्षा के लिए बालिकाओं को अलग से बिल्कुल सुविधाएं प्रदान की है। उसके लिए उनके लिए हमने छात्रावास का निर्माण भी किया है। विद्यालय में शौचालय का न होना यह बहुत बड़ी समस्या है। विद्यालय में वॉशरूम का ना होना, अब यह इसलिए इतनी बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि आज हम बालक बालिका या हम कहें स्त्री पुरुष जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ पर वॉशरूम का सुव्यवस्थित साफ सफाई उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वॉशरूम सही तरीके से नहीं होते हैं तो बालिकाओं को भी संकोचित होता है और बालक या हम कहें पुरुष वर्ग को भी वहाँ पर संकोच की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पर हम पुनः विद्यालय से अपना या अपने कार्य क्षेत्र से हम अपना क्षेत्र को छोड़ना पसंद करते हैं। परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति। देखिए, परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण भी जोखिम का एक कारण है। पालक अपने बच्चों को अपनी कमाई से पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकांश कमाई बच्चों के नामांकन और बच्चों की फीस में निकल जाता है। इससे पेरेंट्स को लगता है कि अरे हम इतना फीस दे रहे हैं, हम इतना खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा है हमारी आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ रही है, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, बच्चों को विद्यालय भेजने से रोक दें। यही है योजनाओं की, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है योजनाओं के क्रियान्वयन का अभाव। अब योजनाओं के क्रियान्वयन का अभाव अर्थात हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को सुचारू रूप से चालू भी करती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। उन योजनाओं को सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं, उनका निरीक्षण कार्य नहीं हो पाता है, उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारे पास कहीं ना कहीं पर बच्चे विद्यालय को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हम कह सकते हैं जागरूकता की कमी, बाल श्रमिकों का कारण, यानी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ में शैक्षिक रूप से जोखिम में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि शैक्षिक रूप से जोखिम को कम करना हो तो इन सभी कारणों या हम जिन कारणों को हमने पढ़ा है, जिन कारकों को हमने समझा है, उन कारकों को दूर करना होगा। और जब हम इन कारकों को दूर कर लेंगे कि बच्चों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सुविधाएं स्कूलों में होना चाहिए, हम बच्चों को सही तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं, विद्यालय में पूरी सुविधाएं हो, तो बच्चा क्यों नहीं, टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशन जब अच्छे हों तो बच्चा क्यों नहीं पसंद करेगा विद्यालय आना। माँ बाप के पास एक शिक्षक ही होता है जो बच्चे को समझता है। अतः शिक्षक और छात्रों या विद्यार्थियों के बीच एक मधुर संबंध होने चाहिए, और मधुर संबंध होने के कारण यह बच्चे हमारे देश के लिए बहुत विकास का कार्य करेंगे। अतः आवश्यक है कि हम इन सभी कारणों को समझें और इनमें आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए शैक्षिक रूप से अपने स्तर को, अपने राज्य के स्तर को और अपने देश के स्तर को में वृद्धि करें। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।